हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो डी ब्लॉक के 2 वीडियो कंप्लीट करने के बाद आज हम डी ब्लॉक के फाइनल वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें कि हम डी ब्लॉक के सभी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनको हम आपके सामने कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन्हें एस और पी ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उतना डिटेल यहाँ पर आपको हर एक की डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। कई सारे डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, इसको आप समझिए, और शॉर्ट फॉर्म में सभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उस वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक हो गया। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, आपने आंसर देना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल। ठीक है, बट अगर उन्होंने पूछ दिया कि अगर ऐसा भी तो कोई कंपाउंड होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक, तब आप क्या कहोगे? ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको नीचे चार्ट देखना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जर्नली आपकी 3 टाइप्स में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। देखिए डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे आपका वुड हो गया, लकड़ी। ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये डायमैग्नेटिक के अंदर आती है। अब डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, इसका कॉज क्या है? बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वह आपका डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यानी कि सबसे वीक मैग्नेट या सबसे खराब मैग्नेट को डायमैग्नेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक, ठीक है, कॉपर एक्सेट्रा। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और इन सबको मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। इसके बाद बात आती है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके गुड मैग्नेट होते हैं, अच्छे खासे मैग्नेट होते हैं। इनफैक्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर जर्नली पैरामैग्नेटिक। लगभग सभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करते हैं? इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिज्म तो शो किया, बट अगर हमको ये पूछा जाए कि कौन ज़्यादा मैग्नेटिक होगा, कौन कम मैग्नेटिक होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसे कि स्पिन ऑनली फॉर्मूला बोला जाता है, जिसमें कि म्यू इक्वल टू √n+2। ठीक है, म्यू यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट कर रहा है और इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहाँ पर जो n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी छूटे हुए कंसेप्ट हैं वो आपके उस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है फेरोमैग्नेटिक, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिक कंडीशन को ही फेरोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। यानी कि एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। तो इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपके 2 ही आएंगे, या तो डाई या तो पैरा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, तो डायमैग्नेटिक। देखिए मैंने बादल बना के यहाँ पर लिखा हुआ है, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस। नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, सोच के देखिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको मैथ्स थोड़ा बहुत भी आती है, म्यू इक्वल टू √n+2 है। ठीक है, अगर आप n बढ़ाएंगे तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आया समझ में? अब फॉर एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने मैं करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम में पूछ दिया कि Fe2 पॉजिटिव बताइए कि कितना मैग्नेटिक है।
ठीक है, एक Fe2 पॉजिटिव पूछ दिया, एक Sc3 पॉजिटिव पूछ लिया मान लीजिए, ठीक है, और एक पूछ लिया V2 पॉजिटिव, और एक पूछ लिया आपसे Cu2 पॉजिटिव। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया था, मैं सीधे लिखता हूँ। Fe2 पॉजिटिव का कितना हो जाता है 3d6 4s0। ये जो भी आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखा जाता है ये d ऑर्बिटल से देखा जाता है, ठीक है। Sc3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा 3d0। V2 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, V का कितना होता है आपका 3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3d3, ठीक हो गया। Cu2 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा आपका, Cu2 पॉजिटिव का हो जाएगा 3d9। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला ऐसे बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सोचिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 2 3 4। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा √4 4 + 2, तो कितना हो जाएगा √24। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करें तो डी पे 0 यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो म्यू इसका कितना आ गया 0। तो पहला वाला कौन सा मैग्नेटिज्म था, पैरामैग्नेटिक, जबकि दूसरा कैसा है डायामैग्नेटिक। एग्जाम में ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन दे देगा, क्लासिफाई करना होगा कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक जो है उनमें से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन है। अब 3d3 देख लेते हैं, चलिए इसमें d ऑर्बिटल बनाता हूँ दिस, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, तो d5 बनेंगे दिस 1 2 एंड 3, और 3 भर गए, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर हुए नहीं है, तो म्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा √3 3 + 2, तो कितना हो जाएगा ये √18। तो सोच के बताइए Fe2 पॉजिटिव ज़्यादा मैग्नेटिक कि V2 पॉजिटिव। सिंपल सी बात है Fe2 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आया है √24 विच इज ग्रेटर देन √18, ठीक है। अब Cu2 पॉजिटिव का देख लेते हैं, ये कैसा मैग्नेटिक है, इसके 3d9 है, अगर मैं इसका d ऑर्बिटल बनाऊं दिस, तो 9 भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 1 + 2 बोले तो √3। तो अगर इनका ऑर्डर बिठाना हो तो सबसे फर्स्ट नंबर में कौन आएगा आपका दिस Fe2 पॉजिटिव, सेकंड नंबर में कौन आएगा V2 पॉजिटिव, थर्ड नंबर में Cu2 पॉजिटिव, और सबसे लास्ट में कौन आएगा Sc3 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसके D में कितने इलेक्ट्रॉन है 0। अब ये अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता तो आप पहली वीडियो मेरी देख लीजिए, वहाँ मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक हो गया। और मैंने अभी बता दिया कि ये s ऑर्बिटल का कोई काम नहीं होता है, ठीक है, हम सिर्फ d ऑर्बिटल को चेक करते हैं। आया समझ में, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका कलर्स, ठीक है। देखिए ये तो और भी बढ़िया, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अगर कोई भी पूछेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज़ बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, ठीक है। अभी डी ट्रांजिशन होता क्या है, सोच के देखिए। आपने एक चीज़ सुना है, आपने अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा पढ़ा है, तो जो आपका डी ऑर्बिटल होता है दिस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कि नीचे ग्राउंड स्टेट पे आपका लोअर ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर बैठ गया। अब थोड़ी देर ही ऊपर बैठा रहेगा, बट कुछ टाइम बाद जब ये डी एक्साइटेशन इसका होगा, यानी कि अगेन नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि ये हाई एनर्जी पे था, हाई से अब ये लो पे आ रहा है, तो ये एनर्जी को क्या करेगा एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन, ठीक है। इसीलिए
हमको जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कलर दिखाई देते हैं। बट कलर है क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? तो डी डी ट्रांजिशन के साथ एक और रीजन है, द कलर ऑन द डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप डी डी ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं और ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, और चाहे तो दोनों भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी डी ट्रांजिशन भी किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आया समझ में? अब आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि परफेक्ट कलर बताओ, सिर्फ ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलर्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपको क्वेश्चन मैंने यहीं पर दे दिया, Zn2 पॉजिटिव, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d10 4s0। मैंने डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव का कितना होता है? 3d5 4s0। Sc3 पॉजिटिव का कितना होता है? 3d0। एक और कर लेता हूँ यहाँ पर, Fe2 पॉजिटिव, इसका कितना होता है? 3d6 4s0। अगर इन तीनों का मैं बनाऊँ आपका ऑर्बिट, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो चूंकि यहाँ पर 10 हैं तो 10 अगर भरे तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। देखिए सारे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि नो कलर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो कलर, यानी कि ये कलर शो नहीं करेगा। Mn2 पॉजिटिव की बात करते हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5, यानी कि पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि ये कलर शो करेगा, ठीक है। और कलर शो क्यों करेगा? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, यानी कि जो ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है, ब्रेक तो डी से ही हुए ना, तो डी से डी पे जो ट्रांजिशन होता है उसको डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, थोड़ी देर बाद वो नीचे कूदता है, तो जब ऊपर से नीचे कूदेगा तो वो एनर्जी छोड़ता है या रेडिएशन छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कलर या लाइट, ठीक है। ऐसी Sc3 पॉजिटिव का अगर बनाऊं तो इसका होता है 3d0 4s0, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? डी पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कलर नहीं दिखाएगा। अगर Fe2 पॉजिटिव की मैं बात करूं तो ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके डी में है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर आपको साफ 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहे हैं जो कि अनपेयर्ड है, यानी कि ये कलर शो करेगा। ऐसे एग्जाम में आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, इलेक्ट्रॉन बिठाने। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए इसका मतलब कलर शो करेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आए तो कलर शो नहीं करेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कलर शो करेगा। बट अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। बस खत्म हो गया यहाँ पर। ये इससे ज़्यादा आपका कुछ आता नहीं है सीबीएसई में, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर ऊपर के 2 टॉपिक आपने सीख दिए, अब तो आप खाली थ्योरी है गप मानिए, ठीक है। बस ये चैप्टर यहीं पर खत्म मान के चलिए आप। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी ली है क्योंकि आप रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस टाइप के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाऊं तो दिस FeCN6 नेगेटिव, इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये बनाता कैसे, वहाँ ये क्या काम करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक का मेटल एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ के आए हैं कि जो ये वाला एटम होता है इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और ये जर्नली कहाँ से लिया जाता है? डी ब्लॉक से लिया जाता है। क्यों? इट इज ड्यू टू, पहला इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनका कैटायन, कैटायन क्यों? क्योंकि मेटल है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है इन पे, और पॉजिटिव चार्ज बोले तो कैटायन, यानी कि इनके आयन का साइज बहुत छोटा होता है।
दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास उतना बड़ा डी ऑर्बिटल है, वहाँ कितने भी सारे लिगेंड डाल सकते हैं। अगर आप वीबीटी पढ़ के आए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो लिगेंड होते हैं वो किधर जाते हैं, डी ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है। और डी ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो अधिक से अधिक लिगेंड को कैरी कर सकता है। आई बात समझ में। और तीसरा, इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपने लिखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज ड्यू टू पहला स्मॉलर साइज, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, और तीसरा हाई चार्ज डेंसिटी। और इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका दिस अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब सबसे पहले कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्यों यूज होते हैं। सिंपल सी बात, इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। और दूसरा, टेंडेंसी टू शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +1 भी दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं, 3 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं, अप टू +7 तक दिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको अच्छा खासा कैटलिस्ट बनाया जा सकता है। अब इनको कैटलिस्ट बनाया कहाँ कहाँ गया है, आप फर्स्ट टर्म में पढ़ के आए हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपका V2O5 यूज होता है, ठीक है। H2SO4 बनाने की प्रोसेस थी, वहाँ आपका V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज होता था। हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने की प्रोसेस, Fe आयरन आपका यूज होता था विथ मॉलिब्डेनियम, वो भी डी ब्लॉक का है, ठीक है। तीसरा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा है क्लास 11th में, वहाँ कौन यूज होता है, निकल। ठीक हो गया। तो ये देखिए डी ब्लॉक के कंपाउंड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है कैटलिस्ट की तरह। तो ये आपका आंसर है कि एग्जाम में अगर आए कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, तो आपने लिखना है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक हो गया। या टेंडेंसी टू शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर दोनों लिख दें तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड है क्या, ठीक है। तो देखिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज विच फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम लाइक HC and N ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। मान लीजिए कि एक मेटल का मैं क्रिस्टल लैटिस बना देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप सॉलिड स्टेट में हल्का फुल्का आपने पढ़ा है लैटिस दिस, मान लीजिए आपने मेटल का कोई ऐसा क्रिस्टल लैटिस बनाया, ठीक हो गया। कैसा भी आप इमेजनरी बनाइए, जब उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल किसके, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, इनके पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, तो आपका क्या बनता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। ठीक हो गया। यानी कि जब किसी मेटल के क्रिस्टल में आपके स्मॉल एटम लाइक HC and N ट्रैप हो जाते हैं, तो आपका क्या बनता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Ti के क्रिस्टल में कौन घुस गया, कार्बन। ऐसी Mn के क्रिस्टल में कौन घुस गया, नाइट्रोजन। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब बात आई कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाए क्यों हम, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सोचिए इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा यूज है इनका, इनको मेल्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो इनके क्या बनाए जा सकते हैं, अच्छे खासे कंटेनर बनाए जा सकते हैं जिसमें हम गर्म चीज़ें रखें, ठीक है। यानी कि ये प्योर मेटल के कंपेयर में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड है तो, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इनकी हार्डनेस किसको अप्रोच करती है, डायमंड को अप्रोच करती है, ठीक है। तीसरा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हुए भी अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को नहीं खोते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के सामानों में भी यूज हो सकते हैं। तो सोचिए, पहली बात तो ये हार्ड है, दूसरी बात इनका MPVP ज़्यादा है, तीसरा ये आपकी मेटेलिक कंडक्टिविटी नहीं खो रहे हैं, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इनसे बनाया जा सकता है। और चौथा, ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट बोले तो अच्छा खासा स्टेबल होगा, कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा कोई दूसरा बॉन्ड बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड के क्लियर कर दिए। यानी कि जब किसी मेटल के क्रिस्टल में छोटे छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं,
तो उस टाइम पे जो कंपाउंड बनता है या उसको बोला जाता है आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एक दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होता है? आपने सुना है अलॉय व्हील्स, आपके बाइक में होता है, कार में होता है, ठीक है। अलॉय व्हील्स होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का जब मिक्सचर बनाया जाता है तो आपका क्या बनता है? अलॉय बनता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि कोई भी दो मेटल आप उखाड़ लो, ठीक है। आपको वही दो मेटल लेने होंगे जिनका रेडियस का गैप कितना हो, लगभग 15% का गैप आए, यानी कि 15% का गैप आए। क्यों? क्योंकि अगर रेडियस का गैप कम होगा तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगभग सेम होंगी, प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम होंगी। तो उनसे जो नया मेटल बनेगा यानी कि नया अलॉय बनेगा वो अच्छा अलॉय बनेगा। वहीं अगर रेडियस में बहुत ज़्यादा गैप है तो उनकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो आप एक अलॉय फॉर्म नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अलॉय तो वही होता है ना जिसमें थोड़े करेक्टर इस मेटल के हो, थोड़े करेक्टर उस मेटल के हो, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का रेडियस लगभग क्या हो? बराबर हो, यानी कि 15% के गैप में हो। तीसरा, जो अलॉय होते हैं वो हार्ड होते हैं, तभी तो टायर को अलॉय व्हील बनाए गए हैं, ठीक है। जो पहले से स्पोक व्हील आते थे उनसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगला, ये कोरोजन फ्री होते हैं। देखिए कितना अच्छी बात है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई अलॉय के कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो पहला एग्जाम्पल है ब्रास, ठीक है। अगला है ब्रॉन्ज, उसके बाद एक आपने सुना होगा अमलगम, और चौथा आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील। तो देखिए जो ब्रास होता है वो किस किस से बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से। अमलगम बनता है, देखिए ऊपर मैंने बोला ना मिक्सचर ऑफ 2 मेटल, इधर पे आप एक चीज लिख लीजिए, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल, या तो दोनों मेटल होंगे, ये भी मेटल दूसरा भी मेटल, या एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो तो उसको भी अलॉय बोलते हैं। आई बात में? आप नॉन मेटल भी डाल सकते हैं। तो अमलगम क्या होता है? या तो आप मेटल पकड़ो कोई, या तो आप नॉन मेटल पकड़ो और उसको किसके साथ डाल दो? मरकरी के साथ डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। अगला, आपने स्टेनलेस स्टील सुना है, कुकर्स बनते हैं इसके, तो उसमें क्या क्या आपके एलिमेंट यूज होते हैं? क्रोमियम यूज हो सकता है, मैग्नीज यूज हो सकता है, टंगस्टन यूज हो सकता है, वेनेडियम यूज हो सकता है और आयरन यूज हो सकता है। एक और यूज होता है जिसका नाम है एल्यूमिनियम, बट वो पी ब्लॉक का है तो उसको मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब मिलके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे खासे अलॉय के एग्जाम्पल भी बता दिए, ठीक है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट आपका अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। अगर कोई पूछेगा क्यों करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के बोनस ट्रिक की ओर। तो जितना भी मैंने बताया उसका सिर्फ 2 ही लाइन निकलता है, पहला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और दूसरा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? पहला, देखिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं आया तो आप लिख दीजिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आपका आया कि एक कैटलिस्ट क्यों बंद होते हैं, आप लिखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगला, ये अलॉय क्यों बनाते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले का यूज कहाँ करेंगे? ठीक है, इस वाले का किधर गया? सॉरी, इसको मैंने इधर से लिख दिया, इसको मिटा देता हूँ। दिस, ये कहाँ से स्टार्ट है? दिस, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के क्या क्या रीजन हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कहाँ कहाँ यूज करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगला, कलर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार इस चैप्टर को देख लीजिएगा, 2x में देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी से ज़्यादा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इन 3 वीडियो में आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बोलेंगे तो इसके बाद में एफ ब्लॉक की भी एक वीडियो ले आऊँगा, जिसमें कि एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट एफ ब्लॉक आपके सामने करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।